हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज। और जो चैप्टर मैं आपको आज कराने वाला हूँ बहुत ही कॉमन है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसका स्पीकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी चलन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है इट इज़ नो यूज़, या फिर इट इज़ यूजलेस, या फिर इट इज़ टाइम फॉर, या इट इज़ टाइम टू का यूज़ मैं बताने वाला हूँ। ये दोनों ही चैप्टर तकरीबन, यानी इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम टू, ये कैसे यूज़ होते हैं, या फिर इट इज़ नो यूज या इट इज़ यूजलेस कैसे यूज़ होते हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इस चैप्टर का जैसे कि मैंने कहा, चैप्टर बड़ा ईजी सा है, पर जनरली इसका यूज़ बहुत होता है, बहुत तरीके से बोला जाता है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपकी स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको उसका अंदर समझाऊंगा। तो चलिए ये चैप्टर यूज़ कैसे होता है देखते हैं आज के चैप्टर के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आज हम 3 तरह के चैप्टर करने वाले हैं, इट इज़ नो यूज़ या फिर इट इज़ यूजलेस, जो कि दोनों सिमिलर ही है। एक है हमारा इट इज़ टाइम फॉर या फिर इट इज़ टाइम टू, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो शुरुआत मैं आपको करूँगा इट इज़ नो यूज़ या फिर इट इज़ यूजलेस से। बात करते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे। वैसे तो दोनों सेम ही हैं, दोनों का मतलब ही सेम होता है, लेकिन अगर इसको मैं थ्योरिकल समझाऊं तो वो बनेगा किसी काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं अथवा करने का कोई मतलब नहीं, जैसे वाक्य बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका जो रूल होता है वो काफ़ी आसान है, आपको बस ध्यान समझना है, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपको रूल बड़े आसानी से याद हो जाएगा, यानी समझ आ जाएगा कि आप भूलेंगे भी नहीं अगर आपने छोटे से फॉर्म को समझा। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको करना क्या है, इसका रूल है इट लगाना है, प्लस में आपको अगर आप प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं तो इज़ लगाना है, पास्ट कर रहे हैं तो वाज लगाना है, और फ्यूचर कर रहे हैं तो विल या शैल बी लगाना है। ठीक है, यानी कि विल बी। तो दोबारा से बोल देता हूँ, इट प्लस में इज़, वाज या फिर विल बी, प्लस में नो यूज़ या फिर यूजलेस, दोनों में से एक लगाना है, नो यूज़ या फिर यूजलेस, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और बाकी बचा हमारा रिमेनिंग ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमें आगे लगाना है। तो कुल मिला के ये रूल हमारा हो गया, इट प्लस में इज, वाज या विल बी, प्लस में नो यूज या यूजलेस, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, और प्लस में रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस जो भी हमारा बचता है। तो अब बात करते हैं इसको बनाने की, बनेगा कैसे। देखिए सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं कहता हूँ उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि हम उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, यानी जो काम हम कर रहे हैं उसको फ़ायदा नहीं है करने का। तो इस तरह सेंटेंस में क्या बनेगा, तो ये बनेगा कैसे, प्रेजेंट है तो कैसे बनेगा, इट इज़ नो यूज़ थिंकिंग अबाउट हिम, इट इज़ नो यूज़ थिंकिंग अबाउट हिम। मान लीजिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना, मुझे तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे कितना समझाओ, मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी बातें बोलते हैं ना। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे, इट इज़ नो यूज़ एक्सप्लेनिंग मी, इट इज़ नो यूज़ एक्सप्लेनिंग मी। चलिए आइए बात समझें, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ हमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इट इज़ यूजलेस टॉकिंग अस। जैसे कि मैंने कहा था, चाहे आप नो यूज़ लगाएं या यूज़ लगाएं, दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे यूजलेस या नो यूज़। तो इट इज़ यूजलेस टॉकिंग अस। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए होगा आ रहा है, यानी पास्ट फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ विल लगाएंगे हम। तो ये बनेगा इट विल बी यूजलेस गोइंग देयर, इट विल बी यूजलेस गोइंग देयर। आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं, बड़ा इजी सा है। इट के साथ आपको जो नॉर्मल टेंस चलता है उसकी हेल्पिंग वर्ड लगानी है, और यूजलेस या फिर नो यूज़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नॉर्मल सेंटेंस बना देना, खत्म। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, ये पास्ट है, तो क्या होगा, इट वॉज नो यूज़ स्टेइंग देयर, इट वॉज नो यूज़ स्टेइंग देयर, या फिर हम कह सकते हैं इट वॉज यूजलेस स्टेइंग देयर, है ना, इजी। चलिए एक इंटेरोगेटिव का सेंटेंस लेते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में। मान लीजिए मैं कहता हूँ क्या चिंता करने से कोई फ़ायदा है, क्या चिंता करने से कोई फ़ायदा है, तो क्या होगा, ये किसमें इज़ हमारा पहले आ जाएगा, तो क्या होगा, इज़ इट एनी यूज़ वरिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई का सेंस हमने कोई बोला है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा इट इज़ नो यूज़ और इट इज़ यूजलेस। जैसे कि मैंने कहा बहुत ईजी है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी सा रूल है। अब हम बात करते हैं इट इज़ टाइम फॉर या फिर इट इज़ टाइम टू का यूज़। देखिए 4 और 2 में बहुत सिमिलरिटी है, काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं, बस छोटा सा फॉर्मेट है जो आपको समझना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ फिल्म का टाइम हो गया है, यानी कोई पिक्चर आने वाली है, कोई
तो उसका टाइम हो गया, तो हम कैसे बोलेंगे उसको? देखिए, अगर मैं कहूँ चाय का टाइम हो गया है, मान लीजिए मैं कहूँ पढ़ने का टाइम हो गया है, विद्यालय जाने का समय हो गया है, अगर ऐसा कुछ बोला जाए तो कैसे बनेगा? सोचने का पॉइंट है। देखिए, तो यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो जब टाइम की बात करेंगे तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे, फिल्म देखने का टाइम हो गया है, चाय पीने का टाइम हो गया, पढ़ने का समय हो गया है, स्कूल जाने का समय हो गया, इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। तो चलिए इसके रूल के बारे में बात करते हैं। इसका रूल कैसे बनता है? जैसे कि मैंने बताया, फिल्म का टाइम हो गया है, चाय का टाइम हो गया है, पढ़ने का समय हो गया है, विद्यालय जाने का समय हो गया है, तो समय की बात की जा रही है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया इट इज़ टाइम फॉर या इट इज़ टाइम टू, तो दो तरह के इसके रूल भी बनेंगे। तो दो रूल तरह के देखते हैं कैसे बनते हैं। तो उसका जो पहला रूल है मैं 4 का बताता हूँ आपको, वो होगा इट इज़ टाइम फॉर प्लस में नाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, यानी कि हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। यानी इट इज़ टाइम फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING यानी फोर्थ फॉर्म, या फिर नाउन, इन दोनों में से एक लगाना है आपको। अगर हम 2 के रूल की बात करें तो उसमें इट इज़ टाइम टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बहुत ईजी सा रूल है। चलिए बात करते हैं सेंटेंस बनाने की। मान लीजिए मैं कहता हूँ फिल्म का टाइम हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, तो टाइम हो गया है, तो इट इज़ टाइम फॉर मूवी। अब मूवी हमारा एक नाउन है, तो मैं यहाँ पे नाउन की तरह इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको नाउन बनाया, यानी कि इसमें वर्ब कोई नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूँ चाय का समय हो गया है। अब चाय का समय हो गया है, वही चाय भी एक नाउन है, तो इट इज़ टाइम फॉर टी, इट इज़ टाइम फॉर आ टी, हम इसको भी बोल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ मान लीजिए मैं कहता हूँ खेलने का समय हो गया है। अब खेलने का समय हो गया है तो क्या होगा? इट इज़ टाइम टू प्ले, इट इज़ टाइम टू प्ले। अब देखिए, अगर इसी जगह पे मैं 4 लगाता 2 की जगह पर, तो वर्ब, या ऊपर रूल पे ध्यान देना, तो वर्ब के साथ प्लस में ING लग जाता है, तो क्या बनेगा? इट इज़ टाइम फॉर प्लेइंग, है ना। कितना ईजी है, सिंपल सा फॉर्मेट। तो 2 आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और 4 आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING यानी फोर्थ फॉर्म लग जाती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए और बढ़ते हैं आगे, और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ विद्यालय जाने का समय हो गया है, विद्यालय जाने का समय हो गया है, तो इट इज़ टाइम टू गो स्कूल। यहाँ पे वही मैंने यूज़ करा, इट इज़ टाइम टू गो स्कूल। अगर मैं 4 लगाता तो फॉर गोइंग टू स्कूल हो जाता, है ना, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, एक पॉइंट है आपको जो नोट करना है, जो नोट करने वाला पॉइंट बनता है और ध्यान से समझने वाला पॉइंट बनता है, उसको समझ लीजिए आप। अगर इसी के साथ पास्ट टेंस यानी भूतकाल का जोड़ा जाए, इसी सेंटेंस में अगर हम पास्ट को जोड़ें, तो जो वाक्य है या वाक्य का अर्थ है ऐसा निकलेगा जैसे कि किसी काम को होना हो, लेकिन उस काम को होने में काफ़ी देर हो गई है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ नोट करने वाला पॉइंट है, उसको आपको ध्यान से नोट करना है, क्योंकि वो सेंटेंस, वो उस सेंटेंस को बनाने का या उस रूल का आधार होता है। तो आपको दोबारा मैं सेंटेंस को समझा रहा हूँ और दोबारा आपको ध्यान समझना है। मैंने बताया कि अगर इसी के साथ पास्ट टेंस यानी कोई भूतकाल हमारा है, अगर भूतकाल को जोड़ा जाए तो वाक्य का अर्थ ऐसा निकलेगा जैसे कि काम को होना हो, लेकिन उस काम को होने में काफ़ी देर हो गई है। जैसे कि मैं एग्जांपल देख के बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैं कहता हूँ अब तुम्हें अपने बाल कटवाने चाहिए। मान लीजिए कई बार हमारे मम्मी पापा बोलते हैं अरे अब तुम्हें बाल कटवाने चाहिए, मतलब उनका सेंस क्या निकल के आ रहा है? उसका सेंस ये निकल के आ रहा है कि तुम्हें अब बाल कटवाने चाहिए, मतलब तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं और तुमने कटवाए नहीं है, तुम्हें कटवाने चाहिए। बात समझ रहे मेरी बात क्या मैं कह रहा हूँ? यानी कि उस काम को हो जाना चाहिए था पर वो हुआ नहीं है, तो आपको वो करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस वाक्य में बाल कटवाने के लिए जो कहा जा रहा है, इसका जो सेंस निकल के आ रहा है कि इस काम में देरी हो गई है, देरी हो चुकी है। तो उसके जो रूल की बात होगी, रूल होगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह के सेंटेंस को बनाने में वो समझते हैं। देखिए इसमें यूज़ करना है इट इज़ टाइम फॉर प्लस में पास्ट टेंस, दैट्स फाइन, बस इजी, कुछ ही नहीं है इसके अंदर। इट इज़ टाइम फॉर प्लस में पास्ट टेंस, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ टाइम और दैट लगा के अगला आप टेंस जो भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। या मैं चलो एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि तो अब तुम्हें बाल कटवाने चाहिए, तो ये होगा हमारा इट इज़ टाइम यू गॉट योर हेयर कट, इट इज़ टाइम यू गॉट योर हेयर कट। इसमें मैं एक पॉइंट और सबको समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने बोला इट इज़ टाइम, तो इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या तो आप बीच में कोमा लगा दीजिए या फिर आप दैट लगा दो। ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ग्रामेटिकल पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दो सेंटेंस जोड़ने के लिए या तो आप बीच में कोमा लगा दो या फिर दैट लगा दो। तो ये किस तरह से बनेगा,
इट इज़ टाइम दैट यू गॉट योर हेयर कट। अगर आपने कोमा लगा दी तो ये फिर तो कोमा तो बोला नहीं जाता, तो ये बनेगा इट इज़ टाइम यू गॉट योर हेयर कट। ईजी। चलिए आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ हमें अब घर को रंगना चाहिए, मतलब कि हमें घर में वाइट वॉश करना चाहिए या कलर करना चाहिए, बोलते हैं ना इस तरह के सेंटेंस। तो कैसे बनेंगे? कई बार अब देखो सेंटेंस के साइंस को समझना दोबारा से। मैंने कहा हमें अब घर को रंगना चाहिए, मतलब कि हमें घर को देखकर ऐसा लग रहा है कि घर काफ़ी गंदा हो गया, हमें इसे रंगना चाहिए, यानी ये पहले हो जाना चाहिए था जो अभी तक हुआ नहीं है। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। ये बनेगा इट इज़ टाइम दैट वी पेंटेड आवर हाउस। रिमेंबर, अगर आपने कोमा लगाया तो दैट लगाने की जरूरत नहीं है, तो इट इज़ टाइम वी पेंटेड आवर हाउस। ईजी। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ अब हमें पैसे जोड़ने चाहिए, मतलब कि यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने काफ़ी समय से पैसे नहीं जोड़े और अब हमें पैसों की ज़रूरत फील होने लगी है, तो हमें लगता है कि पैसे जोड़ना ज़रूरी है, यानी कि अब हमें पैसे जोड़ना शुरू कर देना चाहिए या फिर जोड़ने चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक नहीं किया वो काम, यानी काफ़ी लेट हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे? इट इज़ टाइम फॉर वी स्टार्टेड कलेक्ट मनी। समझे मेरी बात? इट इज़ टाइम फॉर वी स्टार्टेड कलेक्ट मनी, और दैट लगाएंगे तो इट इज़ टाइम फॉर दैट वी स्टार्टेड कलेक्ट मनी। आई बात समझिए? इसी रूल में देखिए इसमें एक नोट करने वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसी रूल में जो भी मैंने आपको बताया इट इज़ टाइम फॉर और प्लस में पास्ट बताया मैंने आपको, तो इसी रूल में अगर टाइम से पहले अबाउट या हाई लगा दें, अबाउट या फिर हाई HIGH हाई लगा दें, तो जो सेंटेंस है उस पर जो प्रभाव है वो अधिक हो जाएगा या उस पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, यानी कि आप उसको और इम्प्रेसिव या और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। जैसे कि इसी सेंटेंस को अगर मैं लेता हूँ, इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड कलेक्ट मनी, तो मैंने यहाँ पे बोला इट इज़ हाई टाइम, पहले मैंने कहा था इट इज़ टाइम फॉर, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ इट इज़ हाई टाइम फॉर, हम टाइम फॉर तो लगाएंगे खैर, तो इट इज़ हाई टाइम फॉर वी स्टार्टेड कलेक्ट मनी। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाई या अबाउट लगाने से सेंटेंस थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हो जाता है, तो आप चाहो तो इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बस ये कि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको चैप्टर क्लियर होते जाएंगे। देखा ना कितना इजी था। इट इज़ नो यूज़ या इट इज़ यूजलेस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हमारा इट इज़ टाइम फॉर या टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन छोटे से कॉन्सेप्ट हमारी इंग्लिश को कितने इंप्रेसिव बना सकते हैं, कितना इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए उन एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और ध्यान रखें प्रैक्टिस सिर्फ रिटर्न में नहीं, बोलने की प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। अगर आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी और हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएंगी। तो पर्सनली तो मैं यही कहूँगा कि चैप्टर वीडियो देखने के बाद, चैप्टर क्लियर होने के बाद अगर आप ये सोचते हैं आपको चैप्टर क्लियर हो गया तो शायद गड़बड़ है, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चैप्टर क्लियर होने के बाद आपको उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए ताकि वो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और हमेशा के लिए याद रहे। अगर ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका है, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें एप्रिसिएशन मिलता है एटलीस्ट कि कितने बच्चे हम लोग से जुड़े हुए हैं। दूसरा, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस बेल आइकन से आपको जो नए नए वीडियो के अपडेट्स हैं वो मिलते हैं, नोटिफिकेशन मिलती हैं, और आपको क्या चैप्टर आने वाला है, किस तरह के चैप्टर आ सकते हैं, वो आपको मदद मिलती है। और हाँ, ये चैप्टर ज़्यादातर वही चैप्टर होते हैं जो आपकी स्पीकिंग को काफ़ी इंप्रेसिव, काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी छोटे छोटे ट्रिक्स से। तो आज की ट्रिक हमारी यही थी, आज का कॉन्सेप्ट ये था। नए चैप्टर के साथ जल्दी से मिलेंगे, नए तरीके से, नए कॉन्सेप्ट वाइज, जो आपकी इंग्लिश जल्दी जल्दी इंप्रूव करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।